नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बता दें। दिल्ली से यह बड़ी खबर आ रही है जहां विपक्षी दलों की आज एक अहम बैठक होनी है। दरअसल संसद भवन में सुबह 9:30 बजे का समय रखा गया है इस बैठक के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई है और सदन की रणनीति तय करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है और सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता को और सुदृढ़ करने और सरकार को एक्सपोज करने और उनके खिलाफ जो सदन में उनकी नीतियों का विरोध है उसे जमकर मजबूती के साथ प्रदर्शित करने का लक्ष्य लेकर कांग्रेस ने यह बैठक बुलाई है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि इस बैठक के माध्यम से विपक्षी एकता को मजबूत किया जाएगा, सदन की रणनीति तय की जाएगी और विपक्षी दलों की आज ये अहम बैठक है और इस बैठक में सुबह 9:30 बजे से सभी नेता एकजुट होना शुरू होंगे और यहां पर क्या कुछ रणनीति तय होती है ये भी देखना अहम होगा। दरअसल कई राज्यों में चुनाव हैं और आगे लोकसभा के भी चुनाव हैं। ऐसे में संसद भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई है और सदन की रणनीति तय करने के लिए फिलहाल ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन क्या ये माना जाए कि ये रणनीति सिर्फ सदन तक सीमित है या फिर सरकार को घेर कर सरकार की जिन नीतियों का विरोध है या विपक्षी दलों ने सरकार के जिन फैसलों का विरोध किया उसे मजबूती से उठाकर एक बड़ा टारगेट यहां पर सेट करने का प्रयास है। एक तीर से कितने निशाने यहां पर लग सकते हैं यह भी देखने का एक विषय रहेगा। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सदन की रणनीति तय करने के लिए उन्होंने ये बैठक बुलाई है। विपक्षी दलों की आज होने वाली इस बैठक में सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि अलग अलग बड़ी पार्टियों के जो सुर हैं वो कांग्रेस के साथ अभी मिल नहीं रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि क्या वाकई ये जो बैठक बुलाई गई है, जो आह्वान किया गया है, क्या नेता पहुंचेंगे। क्योंकि टीएमसी के हालिया बयानों पर अगर नजर डालें, ममता बनर्जी के बयानों पर, तो उससे वहां पर या अन्य दलों की बात करें जो कि सदन में विपक्ष में जरूर है लेकिन कांग्रेस के साथ है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, आज सुबह 9:30 बजे बैठक बुलाई गई है। इसकी जो अगवानी है, इसकी जो अध्यक्षता कहें या बैठक जो बुलाई गई मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई है, लेकिन विपक्षी एकता के लिए यह बैठक बुलाई गई है या फिर सरकार को घेरने के लिए? बिल्कुल, देखिए, दूसरा सप्ताह है बजट सत्र का, जो दूसरा पार्ट शुरू हुआ था उसका, और अभी तक सत्र चल नहीं पाया है। तो ऐसे में इनकी जो मांग है, जो विपक्षी दलों की मांग की जा रही है कि जेपीसी की मांग उनकी है, अदानी के मसले को लेकर उनको जेपीसी उस पर होनी चाहिए, उस मांग को लेकर एकजुट होने के लिए बैठक बुलाई गई। सबसे अहम बात है कि इसके बाद करीब 10 बजे वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से भी एक बैठक बुलाई गई है, राज्यसभा के सभापति की तरफ से, जिसमें सभी विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया है। कैसे सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए उसके लिए एक अलग से बैठक होगी, लेकिन उससे पहले सभी विपक्षी दलों की बैठक है रणनीति तय करने के लिए कि इनकी जो मांग है उस मांग पर सरकार अमल करे। और जो जेपीसी की मांग है, जब तक जेपीसी की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक इस सदन में हंगामा होता रहेगा। दूसरी तरफ जो इनकी मांग के अलावा जो विपक्षी दलों की एकता की अगर बात करें, जो पिछला सत्र था उस दौरान कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स भी दिख रहे थे, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नेता पूरी बैठक में नहीं आया। हालांकि इस बार अगर आप देखें तो बीआरएस जो पार्टी है तेलंगाना की, उनके लीडर जरूर शामिल हुए थे। तो विपक्षी एकता को भी लाने की कोशिश है, विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश है। लेकिन जो उनकी मांगे हैं, क्योंकि एक ऐसा मसला है जिस मसले पर लेकर पूरे विपक्षी दल एकजुट है और उसी एकजुटता के लिए इनकी मांग है कि उस पर जेपीसी होनी चाहिए, और इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा नेता विपक्ष है, उन्होंने 9:30 बजे बैठक बुलाई है। निश्चित रूप से रवि, क्योंकि आप ये बैठक बुलाई गई है, कौन कौन पहुंचेगा ये भी एक बहुत बड़ी बात रहेगी देखने की, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव है। तो क्या ये माना जाए कि सदन की रणनीति के बहाने ये एक तीर से कई निशाने लगाने का प्रयास है बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए, जहां तक बैठक के सवाल है, बैठक में जो तमाम फ्लोर लीडर्स होते हैं सभी पार्टीज के, अब वो इस बैठक में जरूर आते हैं। हालांकि टीएमसी ने दूरी बनाई है, पिछले सत्र में टीएमसी मौजूद थी, इस सत्र में टीएमसी नजर रही है और जिस तरह तल्ख टिप्पणियां दोनों की तरफ से होती है, टीएमसी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, लेकिन सभी उसके अलावा सभी पार्टियां आती रही हैं। जो सबसे अहम बात है, जो पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट में एनसीपी मौजूद नहीं थी। एनसीपी को माना जाता है कि एनसीपी घटक रही है कांग्रेस का, महाराष्ट्र में सरकार भी उन्होंने चलाई है, लेकिन उन्होंने दूरियां बनाई थी। तो कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता को बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन कब तक इसको बनाए रखेंगे ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आज देर शाम एक बैठक शरद पवार ने अपने आवास में बुलाई है, इसमें हालांकि कांग्रेस को भी बुलाया गया, लेकिन वो अगर अध्यक्षता करते हैं तो विपक्ष को लेकर अभी माना जा रहा है कि सब, चाहे ममता बनर्जी हो
बिल्कुल, निश्चित रूप से रवि, और चूंकि कई बार इस बारे में जिक्र हो भी चुका है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। लेकिन बैठक में कौन कौन पहुंचता है, इस पर अपडेट लेने के लिए जरूर आपसे आगे संपर्क करेंगे। बढ़ते आगे रुक करेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है राजकोट से। दरअसल राजकोट में गोंडल में एक चूड़ी फैक्ट्री में आग लगने का मामला। दरअसल चूड़ी के स्क्रैप में आग लगी थी और स्क्रैप फैक्ट्री वहां पर, जो कि भीषण आग का यहां पर तांडव देखने को मिला। देखिए लपटें कितनी तेज उठती हुई, दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही हैं और दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। और आग से फैक्ट्री में लाखों का नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। गोंडल में ये चूड़ी फैक्ट्री जहां पर आग लगी, 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। राजकोट के गोंडल में यह हादसा हुआ। हालांकि अभी इस हादसे में क्या कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, कोई जनहानि तो नहीं है, ये देखने का विषय रहेगा। बहरहाल इस विषय को लेकर और विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दमकल की गाड़ियां मौके पर तैनात हैं आग बुझाने के लिए, और इस आगजनी की घटना के पीछे कारण क्या रहा, यह भी देखने का विषय रहेगा। जबकि राजकोट से ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चूड़ी के स्क्रैप फैक्ट्री में आग लगने का मामला। दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। बीती रात यह हादसा हुआ, लेकिन हुआ तो हुआ कैसे, ये जानने का एक विषय रहेगा। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, और क्या इस दुर्घटना में कोई घायल हुआ है, कोई जनहानि तो नहीं हुई, यह भी देखने का विषय रहेगा। हालांकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है इसमें किसी जनहानि की, जो कि एक राहत की बात है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची आग बुझाने के लिए, और आग की लपटें इस बात की तस्दीक करती हुई कि कितनी भयानक ये आग थी। और बढ़ते आगे आपको बता दें, यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री जेम्स क्लिवरली का बयान, भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के प्रति हिंसा स्वीकार नहीं की जाएगी। भारतीय उच्चायोग में सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदम, मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, कर्मचारियों को सुरक्षा देने के लिए आवश्यक बदलाव करेंगे। भारत की जवाबी रणनीति का ये परिणाम कहें या भारत के प्रति यूके का प्रेम अचानक बढ़ गया। बहरहाल आपको बता दें, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के प्रति हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे, विदेश मंत्री का बयान आया यूके के। इससे पहले जिस तरह से उच्चायोग के कार्यालय के सामने जो कुछ हुआ था, जो प्रदर्शन हुआ था, और खालिस्तानियों ने जो प्रदर्शन किया था, खालिस्तान की मांग करने वाले कथित उग्र लोगों ने जो प्रदर्शन किया था, उसके बाद भारत में यूके उच्चायोग के बाहर से सुरक्षा हटा ली गई थी, जिसके बाद अब ये भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के प्रति हिंसा स्वीकार नहीं करने की बात यूके के विदेश मंत्री जेम्स के द्वारा सामने आया। और बढ़ते आगे, शिवराज सरकार की चौथी पारी के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। भोपाल यूथ महापंचायत में सीएम नई युवा नीति का ऐलान करेंगे, और इस यूथ महापंचायत में युवा सरपंच से लेकर पार्षद तक शामिल होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, मेधावी विद्यार्थी और अप्रेंटिसशिप योजना के हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण करेंगे, माफ कीजिएगा। और इसके अलावा युवा पोर्टल की लॉन्चिंग के साथ राजीव पुरस्कार पाने वाले युवाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं बीजेपी आज से घर घर अभियान की शुरुआत कर रही है, और बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता से बात करेंगे, उन्हें विस्तार पूर्वक सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। और 6 अप्रैल तक प्रदेश में सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। 24 और 25 मार्च को लाडली बहना योजना का पंजीयन, और फिर 26 मार्च को हर बूथ पर लाडली बहना योजना के हितग्राही बहनों का स्वागत सम्मान किया जाएगा। और ग्वालियर से अहम खबर आपको बता दें, ग्वालियर में कारोबारी पारस जैन के ठिकानों पर आईटी की रेड अभी भी जारी है, जिसमें भारी संपत्ति का खुलासा हुआ। आईटी की छापेमारी में अब तक 11 करोड़ का सोना मिला, जबकि लॉकर से 6 करोड़ के हीरे जेवरात मिले हैं। दरअसल छापेमारी में 50 करोड़ नकद लेन देन की भी बात सामने आई है। आईटी की छापेमारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में चौथे दिन भी जारी है, और इस छापेमारी में करीब करीब 100 अधिकारियों की टीम लगी हुई है, और 100 अधिकारी मिलकर अब तक 4 दिन से लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, और पैसा इतना मिल रहा है कि चौंक गए सभी अधिकारी भी। दरअसल 11 करोड़ का तो सिर्फ सोना यहां से मिला है, 50 करोड़ कैश के लेन देन की बात अब तक सामने आई है, 6 करोड़ के ज्वेलरीज वहां से अब तक बरामद हुई है।
और बढ़ते आगे, दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें। दुर्ग जिला को जल अभाव क्षेत्र घोषित किया गया। आगामी 30 जून तक के लिए यह घोषणा की गई है। दरअसल दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने यह आदेश जारी किया। जिले में बिना अनुमति के बोर खनन पर अब रोक लगा दी गई है। बिना अनुमति के बोर करने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और जनहित के लिए नगर निगमों को इस पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। और माफ कीजिएगा, जनहित के लिए नगर निगमों के काम को मुक्त रखा गया है। इस मामले में और विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जल अभाव क्षेत्र गर्मी से ठीक पहले, जो कि अब आने वाले वक्त में यहां गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा और भीषण गर्मी के दौरान यहां जल की कमी का होना निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। जिले में बिना अनुमति के बोर करना यहां पर कानूनी अपराध होगा। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी किया और जनहित के लिए नगर निगमों के काम को मुक्त रखा गया है। और इस आदेश के बाद इसके क्रियान्वयन को लेकर क्या तैयारी है, क्या कुछ आदेश के पालन के लिए किया जा रहा है, ये बताएंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? कलेक्टर ने जो निर्देश दिए हैं उसमें क्या कुछ है निर्देश और कैसे उसका अनुपालन किया जाएगा? देखिए, बताना चाहूंगा कि पूरे संपूर्ण दुर्ग जिले की यदि बात किया जाए तो लगातार भूजल स्तर नीचे गिरते जा रहा है। न्यूज 18 ने अपनी टीम अपनी एक खबर में भी इसको प्रमुखता से दिखाया था विश्व जल दिवस के अवसर पर। तो दुर्ग कलेक्टर ने इसको भी संज्ञान में लिया है और साथ ही जिस तरह से लगातार जो निर्माण चल रहे हैं, लगातार भूजल स्तर गिरते जा रहा है, उसके लिए जल अभाव क्षेत्र ये घोषित किया गया। इसके तहत जितने भी उत्खनन के कार्य किए जा रहे हैं, नलकूप उत्खनन के कार्य, उसमें सब में रोक लगाई गई है और अति आवश्यक कार्य होने पर ही उनको अनुमति मिल पाएगी। इसके लिए एसडीएम को अधिकृत किया गया है। नगर निगम द्वारा जहां तक काम किए जाते हैं उनको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जनहित का वो पूरा काम होना चाहिए। तो इस तरह से जल अभाव क्षेत्र घोषित किया गया है। आगामी 30 जून तक के लिए प्रभावशील रहेगा, ताकि जो जल है, भूजल है, उसको संरक्षित किया जा सके और पानी को बचाया जा सके। जी, निश्चित रूप से मिथिलेश, बहुत जरूरी है क्योंकि गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, राज्य में खुले बोरवेल को तत्काल बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर लापरवाही सामने आती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उसकी लापरवाही की एक वानगी आपको दिखा रहे हैं। बैतूल के आमला गांव में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला। लापरवाही की पोल खुली। सुनील साहू ने, ये वही सुनील साहू हैं जिनका 8 साल का बेटा तन्मय 6 दिसंबर 2022 के दिन मांडवी गांव में 400 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। खुले बोरवेल के खिलाफ अभियान चलाने वाले सुनील साहू एक विवाह कार्यक्रम में आमला आए हुए थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर खुले बोरवेल पर पड़ी, उन्होंने इसे बंद करने के लिए धरना देना शुरू कर दिया और सुनील ने कलेक्टर, एसपी सहित कई जनप्रतिनिधियों को फोन कर इसकी जानकारी दी। और जबलपुर में सड़क किनारे छात्रा को पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि 30 मीटर तक यह ट्रक उसे घसीटता हुआ ले गया। हादसे में छात्रा की मौत हो गई और हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, जहां पर छात्रा सड़क के किनारे जाती हुई दिखाई दे रही है और वहां से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। और घटना से नाराज छात्रा के परिजनों ने ट्रक में तोड़फोड़ की और घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना कटंगी थाना क्षेत्र के बोरिया गांव की है। तो ये देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में दुर्घटना के बाद वहां से छात्रा को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं लोग, और दूसरी तरफ वो सीसीटीवी वीडियो जिसमें दुर्घटना की तस्वीर कैद हुई है। हालांकि इस तस्वीर को हम आपको स्पष्ट नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। और कोंडा गांव से बड़ी खबर आपको बता दें, कॉलेज प्रबंधन की बड़ी लापरवाही का मामला। छत पर बैठाकर परीक्षा छात्र छात्राओं को दिलवाई गई। दरअसल कॉलेज में जगह की कमी पड़ गई, परीक्षार्थियों को छत पर बैठाया गया। कॉलेज प्रबंधन पर इन कमियों को छिपाने का आरोप लगाया गया। दरअसल परीक्षा के लिए जैसे तैसे व्यवस्था यहां बनाई गई और यहां पर परीक्षार्थी बैठे, परीक्षार्थियों को काफी परेशानी यहां पर हुई और लापरवाही का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तरह तरह की बात इस पर हो रही है। छत पर बैठाकर परीक्षा छात्र छात्राओं ने दी।
और बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 30 ट्रक अवैध रेत और एक पोकलेन जब्त किया गया। पोल्ट्री फार्म में अवैध रूप से रेत को रखा गया था। वाड्रफ नगर के करमडीहा गांव से रेत जब्त किया गया। राजस्व और पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। 30 ट्रक अवैध रेत और एक पोकलेन को जब्त किया गया, जहां पर इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में रेत की बरामदगी का मामला और अवैध रूप से ये रेत यहां पर छिपा कर रखा गया था और उसकी खुदाई के लिए इस्तेमाल होने वाली पोकलेन मशीन को भी जब्त किया गया। करीब 30 ट्रक अवैध रेत यहां से जब्त किया गया। पोल्ट्री फार्म में अवैध रूप से इसे रखा गया था। और चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। मान्यता यह है कि जो साधक मां के इस स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। और चैत्र नवरात्रि पर जगत जननी मां शारदा के दूसरे स्वरूप की भव्य पूजा अर्चना हो रही है। सतना के त्रिकूट पर्वत पर विराज मां मैहर के दरबार में मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जा रही है और यहां भव्य आरती की गई। माता के स्वरूप को देखने के लिए मैहर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और श्रवण महंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। श्रवण, अंबिकापुर में माता के मंदिर में दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, किस तरह की व्यवस्था है और आने वाले जो 9 दिन हैं किस तरह से यहां पर उत्सव मनाया जाता है मां के भक्ति के लिए? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है और 9 दिन जो है माँ के इस माँ महामाया के मंदिर में जो श्रद्धालु की भीड़ है वो लगातार देखने को मिलती है। आज जो है नवरात्र का दूसरा दिन है। मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है उसमें श्रद्धालु जो है लगातार जो है सुबह से ही उनकी भीड़ उमड़ रही है और मैं एक बार प्रयास करूँगा कि दिखाएं कि किस तरह से जो है सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और एक झलक माँ के जो दर्शन है वो करने के लिए यहाँ पे लगातार लाइन लगाए हुए हैं कि किस तरह जो है कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं, क्या मनोकामनाएं लेकर आते हैं, अगर बात हो पाए तो और जो है उनकी जो मनोकामना है। मंदिर के पुजारी से आपकी बात हो तो आज के दिन का क्या महत्व है ये भी पूछेगा। श्रद्धालु भी है हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि इस माँ के मंदिर की कितना आस्था है, कितने लोग दूर दूर से आते हैं। हमारी माँ महामाया के मंदिर में सरगुजा अंचल की ये आराध्य देवी हैं और यहाँ के लोगों पे आस्था और विश्वास है और यह मान्यता है कि यहाँ जो भी अपनी मुराद लेकर माँ के दरबार पे आता है उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए नवरात्र के दोनों नवरात्र में काफ़ी हजारों की संख्या में लोग यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं और निश्चित ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आशा विश्वास के कारण ही इतना भीड़ यहाँ उमड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और माँ के दर्शन कर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ की मान्यता है, बताते हैं कि माँ महामाया का जो धड़ है वो यहाँ अंबिकापुर में मौजूद है और सिर बिलासपुर के रतनपुर में मौजूद है। यहाँ पे पुजारी भी हैं, हम उनसे आज बात करेंगे कि आज दूसरा दिन है महाराज। हाँ, आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा होता है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप का 9 दिन में अलग अलग स्वरूप में माँ का पूजा होता है। कल प्रथमम शैलपुत्री, कल शैलपुत्री का होता, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडा चतुर्थकम, मतलब इस तरह से 9 दिन में देवी के 9 रूप का पूजा होता है। कितने दूर दूर से यहाँ बहुत दूर दूर से देश के हर कोने से लोग आते जाते रहते हैं और देश के करीब लगभग सभी प्रांतों के लोग तो यहाँ खुद ही निवासी हो गए हैं, तो वो लोग तो आते ही हैं। उसके अलावे
निश्चित रूप से यहाँ भी- पर माता के दर्शन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए लोग पहुंच रहे हैं और माँ दुर्गा को, उनकी भक्ति को प्राप्त करने का ये चैत्र नवरात्र सबसे महत्वपूर्ण संयोग माना जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।